नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना गगनयान के लिए अब 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव कर लिया गया है। ये देखिए, आज केरल में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को देश से परिचित कराया। और ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हमारे सामने हैं, इनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नाइक, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ध्यान से पहचान लीजिए इन 4 चेहरों को। यही वो 4 चेहरे हैं जो 140 करोड़ एस्पिरेशंस को अंतरिक्ष में लेकर के जाएंगे। देखिए, इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आज स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जो कि है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में एक नया पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी, इसके अलावा सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, और तीसरी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में मौजूद ट्राइसोनिक विंड टनल परियोजना। इन सभी का उद्घाटन करके भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी विकास कार्यक्रम की अपनी यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाया। दोस्तों, गगनयान मिशन की बात करें तो आखिर क्यों हम लोग गगनयान जैसा एक महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं, इतना उसके बजट की बात करें तो उसका बजट है अनुमानित तौर पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए। आखिर इतना पैसा एक कार्यक्रम पर क्यों खर्च किया जा रहा है? 10,000 करोड़ रुपए लगाकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर आखिर हम क्या पा जाएंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब तलाशने के पहले जरा इस मैप पर नजर दौड़ाइए। ये दुनिया के उन देशों का नक्शा है जिनके कोई ना कोई नेशनल्स, उनके देश के लोग कभी ना कभी अंतरिक्ष में गए हैं। इसमें आपको भारत भी नजर आ रहा होगा। अभी तक कुल 47 कंट्रीज हैं जिनके लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। देखिए, आप टाइमलाइन देखेंगे तो पहली बार 12 अप्रैल 1961 को तत्कालीन यूएसएसआर के यूरी गगारिन नाम के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, और उसके बाद से अब तक 47 कंट्रीज के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा चुके हैं। इसमें ये देखिए, 14वें स्थान पर आपको भारत भी नजर आएगा। भारत के अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा जी, वो भी 1984 में अंतरिक्ष में जा चुके हैं। देखिए, किस देश के अंतरिक्ष यात्री अब तक अंतरिक्ष में गए हैं, इनका अगर आप यहां पर कॉलम देख रहे हैं तो आपको 47 कंट्रीज नजर आ रही हैं। लेकिन जरा अपनी नजर आप इस तीसरे कॉलम पर दौड़ाइए, जरा देखिए कि ये जो अंतरिक्ष यात्री गए वो किस देश की फ्लाइट से गए हैं, किस देश के प्रोग्राम के तहत गए हैं। आप देखेंगे यहां पर आपको सिर्फ 3 ही कंट्रीज नजर आएंगी। या तो वो स्पेस फ्लाइट यूएसएसआर या फिर आगे चल करके रशिया ने चलाई होगी, या फिर आपको यहां पर यूएस का फ्लैग नजर आएगा, और तीसरी एकमात्र कंट्री आपको नजर आएगी वो है चाइना, जिसने 2003 में अपनी एकमात्र फ्लाइट कंडक्ट कराई थी। यानी कि अब तक यूएसएसआर या रशिया, अमेरिका और चीन के अलावा कोई चौथा देश नहीं है जो कि अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ में इंडिपेंडेंटली अंतरिक्ष में पहुंचा हो। देखिए, आने वाले समय में हर एक देश अंतरिक्ष में कैसे भी कर करके पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपने देश के यात्रियों को भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कई सारे देश हैं जिनके पास में बजट है, टेक्नोलॉजी है। ऐसे में भारत पीछे नहीं रह सकता। आने वाले समय में हमको स्पेस माइनिंग करनी है, हमको इंटर गैलेक्टिक, इंटरस्टेलर, इंटरप्लैनेटरी जर्नीज कंडक्ट करानी है। उसके लिए पहला कदम तो ये होगा कि हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर तो निकलें, हम एक बार अंतरिक्ष में पहुंचे तो उसके बाद हम लोग इतनी लंबी यात्राएं कर पाएंगे। देखिए, जब पहले लोग अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे उस समय भी यही बातें की जाती थी कि आखिर इसका बजट जस्टिफाइड है, क्यों हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए कितने सारे बिजनेसेस उसी के माध्यम से चल रहे हैं। सैटेलाइट्स पहुंची तो हमको मौसम की जानकारी होनी शुरू हो गई। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक ढंग से कर पाते हैं। ये जो आप आज वीडियोस देख पा रहे हैं अपने मोबाइल फोन पर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, ये भी कहीं ना कहीं उन सैटेलाइट्स के माध्यम से ही आप देख पा रहे हैं। आज टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन और तमाम सारे बिजनेसेस ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करके चल पा रहे हैं, जिनके पीछे कहीं ना कहीं एक बैकअप में स्पेस प्रोग्राम काम कर रहा है। तो यहां पर सिर्फ नेशनल प्राइड के लिए ही नहीं, दुनिया के साथ कदम से कदम बनाए रखने के लिए और दुनिया के कई देशों से एक कदम आगे रहने के लिए हम लोगों को इस प्रकार के कठिन टेक्नोलॉजिकल मिशंस को अंजाम देना बहुत अनिवार्य है। देखिए, इस मिशन की अगर कुछ डिटेल्स की बात करें तो कौन जाएगा, कब जाएगा, कितनी देर रहेगा, ये सारी चीजें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज देखिए, इसकी अभी कोई डेट कंफर्मली डिसाइड नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि 2024 से 2025 के बीच में कोई विंडो होगा जब हम इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। उसके पहले कई सारे ये महत्वपूर्ण टेस्ट कंडक्ट कराने हैं। इसरो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये माइलस्टोन्स बताए हैं कि कब ये मैन्ड फ्लाइट फाइनली लॉन्च कर पाएंगे। उसके पहले उनको ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराने होंगे। उनको अपना एक मॉड्यूल दिखाना होगा, मॉड्यूल तैयार करना होगा, फिर उसकी टेस्टिंग करनी होगी, एयर ड्रॉप कर करके उसको देखना होगा,
टेस्ट व्हीकल मिशंस कंडक्ट कराने होंगे, पैड अबॉर्ट टेस्ट की जो उनका मॉड्यूल है वो रॉकेट से कैसे बाहर आएगा और उसके बाद वो सर्वाइव कर पाएगा। फिर उसके बाद अनमैन्ड फ्लाइट्स कंडक्ट कराई जाएंगी कई बार, और फाइनली जब ये सारे टेस्ट सक्सेसफुली हो जाएंगे तब मैन्ड मिशन को पूरा किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 4 लोग नहीं, 140 करोड़ एस्पिरेशंस को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। अगर इनके साथ में कुछ भी होता है तो 140 करोड़ एस्पिरेशंस हर्ट होंगी, उनकी नेशनल प्राइड हर्ट होगी और दुनिया भर में हमारी इमेज खराब होगी। जैसे जब चंद्रयान मिशन याद करिए, जब एक बार फेल हो गया था तो दुनिया भर में इंटरनेशनल मीडिया ने कैसा मजाक उड़ाया था, बोला था कि सांप सपेरों का देश, यही सब काम करता तो ठीक रहता, कहां चला अंतरिक्ष पर। अगर हमसे एक गलती हुई, एक चूक हुई तो कितना मजाक उड़ाया जाएगा वो अलग, और ये जो हमारी महत्वपूर्ण जिंदगियां हैं ये जाएंगी, 140 करोड़ एस्पिरेशंस हर्ट होंगी वो अलग। इसलिए ऐसे मिशंस को सिर्फ प्लान कर लेना ही काफी नहीं होता, इस पर सीरियस और रीगरस प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती हैं। देखिए एक बात ये आती है कि ठीक है, ये मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेके जाया जाएगा। अंतरिक्ष मतलब क्या? स्पेस में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं, कहां पर स्पेस शुरू होता है, कहां खत्म होता है, ये बात भी कई सारे लोगों को क्लियर नहीं है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए अर्थ सरफेस के ऊपर के अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो इस प्रकार से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रेटिफाइड है, अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। नीचे आपको ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर, इस प्रकार से आपको लेयर्स नजर आती हैं। जो लोग इंडिया की बुक्स पढ़ते हैं उनको आयनोस्फियर की कमी खल रही होगी, सोच रहे होंगे आयनोस्फियर कहां है, आयन मंडल कहां है। मैं बता दूं ये थर्मोस्फियर के अंदर ही आयन मंडल मौजूद है, या फिर ये कह सकते हैं कि थर्मोस्फियर को ही हम लोग आयनोस्फियर बोलते हैं। इन लेयर्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक लाइन होती है जिसे बोला जाता है कार्बन लाइन। ये वो लाइन है जिसके ऊपर जाने पर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल काफी हद तक निष्प्रभावी हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है। यानी कि अगर आप इस लाइन को पार कर गए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके ऊपर में कोई ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही, अब आप फ्लोट करना शुरू करेंगे। इसी लाइन को माना जाता है कि यही लाइन अर्थ के एटमॉस्फेयर को और आउटर स्पेस को डिवाइड करती है। हालांकि देखिए वैसे तो कहा गया है कि 100 किलोमीटर ऊपर है अर्थ सरफेस से ये लाइन। ये अर्थ पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ऊंचाई पर कार्बन लाइन हो सकती है, लेकिन औसतन इसको लगभग 100 किलोमीटर ऊपर माना जाता है। अब देखिए अर्थ के ऊपर जो भी चीजें अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए भेजी जाती हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं, फिर स्पेस स्टेशन या कोई भी और स्पेसक्राफ्ट, तो अर्थ की चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ऑर्बिट्स देखिए इतनी प्रकार की होती हैं, इसमें से अगर ऊंचाई के आधार पर हम लोग ऑर्बिट्स को क्लासिफाई करें तो 3 तरीके की ऑर्बिट्स आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है लो अर्थ ऑर्बिट जो कि 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसके बाद होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो कि 5000 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है। और उसके बाद होती है हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि लगभग 35,800 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है 160 से 2000 किलोमीटर, इसी में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग अपने यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर के जा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी मौजूद है। यानी कि आप कह सकते हैं कि काफी हद तक हम ये थर्मोस्फियर के अंदर ही रहने वाले हैं, जो कि 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच की लेयर है। इसी में बीच में 400 किलोमीटर के आसपास कहीं हम लोग अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। देखिए इस मिशन के लिए इंडिया का सबसे भारी पेलोड ले जाने में सक्षम रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसको बना दिया गया LVM-3 यानी कि ह्यूमन रेटेड LVM-3। यही एकमात्र इंडिया का रॉकेट है जो कि क्रायोजेनिक इंजन से लैश है। के स्टेजेस की बात करें तो उसमें सॉलिड फ्यूल, सॉलिड लेयर, इसके बाद लिक्विड फेज, फिर क्रायोजेनिक स्टेज, ये तीनों ही होती हैं। और इसके ऊपर होगा हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों का मॉड्यूल इसके अंदर में फिट कराया जाएगा। देखिए जिस क्रू मॉड्यूल की बात की जा रही है इसका निर्माण भी भारत में ही किया जा रहा है स्वदेशी तकनीक से HAL के द्वारा। इसकी लगातार रिगरस टेस्टिंग चल रही है। ये जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं ये भी एक बार रशा जा करके एक रिगरस लंबी बड़ी ट्रेनिंग कर करके लौट चुके हैं और इतनी सारी स्टेजेस अभी तक पार कर ली हैं इसरो ने। देखिए जल्दी ही आप न्यूज चैनल्स पर डेट सुनेंगे और आपको सुनाई देगा कि भारत ने डेट अनाउंस कर दी है गगनयान के लिए। फिर आपको एक दिन सुनने को मिलेगा कि भारत ने गगनयान 1 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के हमारा यान अंतरिक्ष में गया और उनको सक्सेसफुली लेकर के वापस भी आ गया। देखिए मिशन की बात करें तो ये जब भी लॉन्च किया जाएगा इसको लगभग 16 मिनट लगेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। वहां पर ये लोग 5 से 7 दिन वहीं पर बिताएंगे इसी क्रू मॉड्यूल में और उसके बाद वापस जब ये लोग आएंगे तो आने में इनको सिर्फ 36 मिनट लगेंगे। और कहा जा रहा है कि इनको गुजरात के तट के आसपास इंडियन वाटर्स में ही वापस बुलाया जाएगा। और ऐसा करके भारत दुनिया का सिर्फ चौथा देश बन जाएगा जिसने पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाकर वापस सक्सेसफुली लैंड कराया है। दिस इज द मिशन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
and pray for our country, pray for our scientists and astronauts.